नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम एक नए फंड की बात करेंगे जो आने वाला है या जिसका एनएफओ खुला हुआ है। ये है HSBC एसेट मैनेजमेंट की तरफ से मल्टी कैप फंड। एक ऐसा फंड जिसमें फंड मैनेजर के पास थोड़ा ज़्यादा लिबर्टी होती है इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ को लेकर के। तो ये फंड इस मौके पर क्यों लाया जा रहा है, इसकी क्या खूबियाँ होंगी, किस तरीके की रिस्क प्रोफाइल के लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए या वो कर सकते हैं, इन सब पे हम डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है कैलाश कुलकर्णी जी, जो HSBC AMC के CEO हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को बता दें कि 10 से 24 जनवरी तक ये खुला हुआ है, यानी अभी भी ये खुला हुआ है इनका NFO, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो हमने सोचा जब NFO खुला हुआ है, इस पे निवेश के मौके हैं, तो क्यों ना पहले समझ लिया जाए और आपको भी आसानी हो इसमें पैसे लगाने के लिए। तो कैलाश जी, पहले तो हम लोग NFO के बारे में डिटेल में समझें। इससे पहले मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि मार्केट की जो इस समय सिचुएशन है, इस मौके पर आप एक मल्टी कैप फंड लेके आ रहे हैं, क्यों? अगर हम मार्केट के तरफ ध्यान दें और भारत के तरफ ध्यान दें, तो भारत की जो आज अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो काफी हद तक, जैसे हम कहते हैं, बेहतर है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर बाकी सब दुनिया की तरफ देखें और भारत की तरफ देखें, तो हम लोगों ने जो ये पूरा एक साल बिताया है, जहां वॉर हुआ है, इन्फ्लेशन काफी हद तक ऊंचाई के स्तर तक रहा है, तो ये सब को देखे कि भारत ने इसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और मार्केट में उसको ध्यान रखते हुए काफी मार्केट में सुधार भी आया है। डिस्पाइट FII जो हमने देखा है कि काफी $35 बिलियन का पुल आउट हुआ है पिछले साल, मार्केट हैड हेल्ड 3% ऊपर था 2022 कैलेंडर ईयर में। तो हम आगे अगर देखेंगे तो ऐसे नजरअंदाज होता है कि टैक्स कलेक्शन ऊपर है, GDP ऊपर है, काफी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, न्यू टू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट्स है, रियल एस्टेट और गोल्ड, उसको छोड़ के काफी लोग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में आ रहे हैं। तो ये सब जो चीज है वो एक संदेशा देती है कि आगे वाला साल और अगले कुछ 3 से 5 साल भारत के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मार्केट ऊपर नीचे होता है, वो तो हमेशा रहता है और पिछले 20 साल 25 साल से रहा है, वॉलेटिलिटी रही है। पर सिग्निफिकेंटली जो हमें दिखता है, पूरी जो इकोनॉमी है इज गेटिंग ओनली स्ट्रॉन्गर। टैक्स कलेक्शन, GST नंबर्स अगर देख लें, तो इस हिसाब से वी बिलीव अगले 3 से 5 साल भारत के लिए बहुत अच्छे होंगे। और भारत के लिए अगर अच्छे हो तो स्टॉक मार्केट में उसका ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन होगा। पर इसमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो वॉलेटिलिटी है वो वॉलेटिलिटी कंटिन्यूस रहेगी 2023 साल में। हम ये नहीं बोल रहे कि सिक्युलर बुल रन ऊपर तरफ जाएगा। काफी दिन ऐसे रहेंगे जहां पे 1 से 2% पर डे मार्केट गिर सकता है। तो वॉलेटिलिटी को साइड में रखते हुए अगर हम 5 इयर्स का व्यू ले, 3 इयर्स का व्यू ले, तो आज के दिन में मार्केट अच्छा लग रहा है। कैलाश जी, पूरी दुनिया में अगर आप देखें, खासतौर पे US में मार्केट में बड़ी चिंताएं, वहाँ पे अलग अलग तरीके की बातचीत होती है। यूरोप की तो खैर वो गॉन केस है, उसमें तो मान लिया लोगों ने है। क्या ऐसे में जब इतनी दिक्कतें पूरी दुनिया में है, जो मदर ऑफ ऑल मार्केट है US, तो हम इम्यून रहेंगे क्या? हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा? देखो, इम्यून नहीं रह सकते कोई भी, बिकॉज ग्लोबली काफी हद तक सिनर्जीज आ गए हैं। बट कैन वी हैंडल इट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो बाकी पूरे दुनिया से हम लोग बेहतर कर सकते हैं क्या? तो अपना जो मार्केट है वो इंडिया कैसे उसको हैंडल करता है, उसे देख के उसको रिवॉर्ड देगा। तो अगर हम देखें, और मैंने जो अभी जो कुछ मैंने आपको समझाया इन टर्म्स ऑफ वेरियस रेशियोज, टैक्स कलेक्शंस एक्सेट्रा, ये जो है वो बेहतर होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि पिछला साल टफ नहीं था दुनिया के लिए तो टफ था। पर जो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हुए हैं या जैसे मध्यम वर्गीय जो है, इन्होंने काफी हद तक समझ लिया है कि अगर उनका पर्सनल वेल्थ ग्रो करना है तो
ट्रेडिशनली सेविंग्स में ना रख के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आना पड़ेगा और थोड़ी बहुत रिस्क लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम अगर देखा जाए, अगर म्यूचुअल फंड स्टेटिस्टिक्स देखे आप, तो हर महीने कुछ लाख, 2 लाख से लेके 5 लाख नए इन्वेस्टर्स इस इंडस्ट्री में आते हैं और ये कोई छोटा नंबर नहीं है। आज के दिन में अपने यहाँ सिर्फ 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स है आज, यूनिक इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। क्या ये 5 करोड़ 7 करोड़ हो जा सकते हैं अगले कुछ सालों में? बिल्कुल हो जा सकते हैं। तो ये जो पैसा आने वाला है, प्लस अगर अभी देखें ऑयल प्राइसेस कूल ऑफ हो गए हैं, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया है, तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी देश प्रगति पथ पे है जैसे अपना देश है, तो एफआईएस वापस अपने यहाँ पैसे लेके जरूर आएंगे। एंड डोमेस्टिक प्लस एफआई अगर ये पावर देखा जाए तो अगले 3 से 5 साल में मुझे लगता है कि मार्केट में बढ़ाव आनी चाहिए। एक चीज मैं कॉशन करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हर एक सामान्य मध्यम वर्गीय इन्वेस्टर के लिए, कि इक्विटी मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, वॉलेटाइल रहेंगे। शायद इस साल थोड़े ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज ग्लोबल इश्यूज आ सकते हैं जिसके वजह से 1-2% एक दिन में मार्केट गिर सकता है। तो ये समझने के बाद भी अगर आप इस मार्केट में पैसा अपना बना के रखें, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको अच्छा रिटर्न आ सकता है आगे जाके। ओके, तो ये था व्यू जिस परिस्थिति में कैलाश जी लेके आ रहे हैं। कैलाश, जब आपके एनएफओ के बारे में बातचीत करते हैं, इस वक्त जिस तरह से मार्केट है उसमें बहुत सारे थीम्स हैं, सेक्टोरल थीम भी हो सकती है, मार्केट कैप के हिसाब से भी थी वो, तो आपने सोचा कि मल्टी कैप लाया जाए। क्यों मल्टी कैप के बारे में क्यों सोचा? तो यहाँ 2 चीजें बताना चाहता हूँ कि एक चीज है कि सेबी ने कुछ साल पहले कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स किया था और जितने भी कैटेगरीज है उसमें एक ही फंड ला सकते हैं। हमारे पास सभी कैटेगरी में एक एक फंड है इक्विटी साइड पे। एक ही कैटेगरी ऐसी थी मल्टी कैप जहां पे हमारे पास कोई भी एक फंड नहीं था। तो वो एक प्रोडक्ट बास्केट इंपॉर्टेंट है फिल करने के लिए। और मल्टी कैप में खासियत ये होती है कि अगर हम रिस्क और रिटर्न ये दोनों चीज ध्यान में रखते हैं, तो मल्टी कैप फंड, क्योंकि उसमें 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप होता है, कंपलसरी होता है एज पर सेबी कैटेगराइजेशन। और जो बैलेंस 25% है वहां फंड मैनेजर के व्यू के अनुसार हम लोग लार्ज, मिड और स्मॉल कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये फंड बिकॉज 25% मिनिमम लार्ज कैप में रहता है, वॉलेटिलिटी इन लार्ज कैप कम रहती है स्मॉल एंड मिड कैप के कंपैरिजन में। तो ये फंड लेस वॉलेटाइल रहता है एज कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप। तो जो निवेशक ऐसे हैं जिनको हाई रिस्क नहीं लेनी है, मध्यम वर्गीय रिस्क लेने हैं, मीडियम रिस्क लेनी है, एट द सेम टाइम गिविंग गुड रिटर्न्स, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। आज अगर हम इसके तुलना में फ्लेक्सी कैप को कंपेयर करेंगे, तो अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप इंक्लूडिंग जो फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क है वो ज्यादातर लार्ज कैप ओरिएंटेड है। तो अराउंड 70% प्लस लार्ज कैप इंडेक्स में ही 70% प्लस उसका है, जबकि मल्टी कैप का जो इंडेक्स है वो 50-25-25 50 लार्ज कैप, 25 मिड कैप, 25 स्मॉल कैप होता है। इसीलिए रिस्क रिटर्न वाइज ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट था नहीं और हमें लगता है कि ये काफी जो निवेशक है उनको ये सूट होता है ये प्रोडक्ट, इसीलिए इस माहौल में भी हम ये एनएफओ लेके आए हैं। और हमें वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिस्क रिटर्न के हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा सूट करेगा और वो उसमें निवेश करेंगे। तो मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि फंड मैनेजर का बायस 50% होगा, है ना। 25 तो उसने अपने पसंद से लगा लिए, अब 25 जो उसकी डिस्क्रिप्शन पे छूटेगा वो जहाँ पे भी लगाएगा, तो एक तरीके से उसका बायस आप मान के चलिए तो बहुत कुछ फंड मैनेजर पे निर्भर करेगा। अब मुझे ये बताइए कैलाश जी कि चूंकि थीम्स तो बहुत ओपन है, सेक्टर बहुत, तो कहाँ क्या क्या बाइंग के लिए आपने दिमाग में थीम रख के आप चल रहे हैं कि कौन सा सेक्टर आपको दिखता है अंडर वैल्यूड है इस समय, कौन सी नई इमर्जिंग थीम हो सकती है, या कौन कंसेंसस ट्रेड बन चुका है उससे आप बिल्कुल दूर रहना चाहेंगे? तो
अगर सेक्टोरली अगर देखा जाए तो हम सिक्लिकल सेक्टर्स जिसको बोलते हैं उसके ऊपर वी आर न्यूट्रल टू पॉजिटिव उसमें। तो कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल, ये जो सेक्टर्स है, इंफ्रा, इसमें हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। जहां पे हम थोड़ा बहुत कॉशन आज के दिन में कर रहे हैं वो है आईटी, हेल्थ केयर सेक्टर। इसका रीजन ऐसा है कि आईटी जैसे काफी हद तक ग्लोबल कंपनीज के ऊपर निर्भर होता है। जैसे आपने पहले भी कहा, यूएस, यूरोप में काफी कुछ हलचल चल रही है एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। तो ऐसा नहीं है कि वो आईटी स्पेंड्स कम करने वाले हैं, पर आईटी स्पेंड्स उन्होंने ज्यादा करने की उनकी जो गुंजाइश है वो आज के दिन में नहीं है। इसीलिए हम थोड़े से न्यूट्रल टू नेगेटिव है इस सेक्टर में। ऐसे नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो में वो बिल्कुल स्टॉक्स नहीं है। और हेल्थ केयर ज्यादातर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा लेना है। दीज आर द टू सेक्टर्स ब्रॉडली हम लोग न्यूट्रल टू नेगेटिव है। बाकी सिक्लिकल सेक्टर जैसे मैंने कहा हम लोग काफी बुलिश है, क्योंकि इकोनॉमी इंडिया की सुधर रही है और उस हिसाब से सिक्लिकल सेक्टर्स हमेशा डिफेंसिव सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करते हैं। तो बुलिश किस में है सर फिर आप? तो जैसे मैंने कहा आपको, इंजीनियरिंग, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंफ्रा, तो इसमें काफी हम लोग पॉजिटिव है। लेकिन इसमें सर फिर ये बताइए ना कैलाश जी, चूंकि रेट सेंसिटिव है, ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं इस पे रेट सेंसिटिविटी आ जाती है और हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ इन्फ्लेशन चल रहा है, तो ब्याज दरें भी उसी तरह से बढ़ रही हैं। अब जैसे 10% के आसपास होम लोन पहुंच गया है, तो अभी खबर है, मतलब आज की खबर है कि एसबीआई ने 7.7 पे बॉन्ड जुटाए हैं, तो 8% तो खुद ही जुटा रहे हैं वो। तो अगर रेट सेंसिटिविटी आ गई है तो फिर ये सेक्टर आपको क्यों लगता है कि आउट परफॉर्म करेंगे? तो अगर आप इंटरेस्ट रेट्स की तरफ ध्यान दें तो वी आर नियरली एट द अपर एंड ऑफ द इंटरेस्ट रेट साइकिल। यहाँ से शायद 25-35 पैसा इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है। उसके बाद हमें लगता है एक स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन हाउ इकोनॉमी वर्क्स शायद फिर वापस नीचे जा सकते हैं। तो अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट साइकिल के ऊपरी हिस्से में हैं और यहाँ से आगे जाके वी डोंट एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट राइज इन इंटरेस्ट रेट, तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर एवरीबडी बिकॉज क्लैरिटी हो जाती है। एक साल पहले क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज पिछले साल ही हमने देखा था कि वॉर चालू हो गई थी और कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये किसी को मालूम नहीं था। आज अगर कमेंट्री देखें हम आरबीआई की तो क्लियरली ऐसे लग रहा है कि हम लोग टॉप एंड पे पहुंच गए हैं, तो दैट ऑल्सो गिव्स अस ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है ये हमें। अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल में क्या आपकी राय? इस पे तो पूरी इंडस्ट्री का कंसेंसस है और सभी लोग मतलब इस पे बहुत बुलिश हैं, सबने अपने पोर्टफोलियो में बहुत ले रखा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि 3-6 महीने बाद जो निम का एक बड़ा फ्लोरिश था वो रुक जाएगा, इसलिए अब समय है कि इस पे बुलिश ना हुआ जाए? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होनी है किसी भी कंट्री में तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ग्रो होना बहुत ही इट्स लाइक हैंड इन ग्लव जैसे बोलते हैं उसको, वो होना ही है। बट उसमें चूज करना पड़ेगा कि कौन से वो कंपनीज है जो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं इन द करंट एनवायरनमेंट। तो क्लियरली हम लोग, जैसे मैंने कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिख रही है। हमें ये लग रहा है कि इंडिया विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, जीडीपी में सबसे ज्यादा ग्रो करेगी एटलीस्ट 2023 में बाकी दुनिया के हिसाब से। तो ऑब्वियसली बीएफएसआई जो है वो सेक्टर अच्छा करेगा, पर वहां संभल के चॉइस करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कैलाश जी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन सेक्टर से दूर भी रहना चाहिए या जो बहुत सारी नई थीम्स आती है क्या उनसे बचने की जरूरत है। स्वागत है एक बार फिर से और हम बातचीत कर रहे हैं एचएसबीसी मल्टी कैप फंड के बारे में जो इस वक्त खुला हुआ है। 24 जनवरी तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं और हमने कई सारे सेक्टर्स की चर्चा की, कई सारी थीम्स की चर्चा की। इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे क्या जो नई थीम्स है उनमें भी निवेश का इरादा है कंपनी का। एक सेक्टर है सर जो चीन से बहुत प्रभावित होता है, प्योर मेटल की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसको इंफ्रा में कई लोग शामिल, इंफ्रा इतना बड़ा है कि उसमें सब कुछ शामिल है, बैंक भी आ जाते हैं कि बैंक की फाइनेंसिंग भी इंफ्रा से ही होगी। लेकिन मैं प्योर मेटल को जो एक प्योर सिक्लिकल सेक्टर है, कोविड से पहले और कोविड के दौरान उसमें एक ज़बरदस्त बुल रन आया,
अब वो लगभग अपने पीक से 30-30, 40-40% करेक्शन हो चुका है, लेकिन अब चीन दोबारा रीओपन हो रहा है तो फिर से लोग बातें कर रहे हैं कि मेटल्स में तेजी आई, खासतौर पे नॉन फेरस वाले में। क्या आपको लगता है कि इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? तो अगर मैं थोड़ा सा इससे अलग जवाब दूं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मल्टी कैप फंड, ये सामान्य निवेशक के लिए है। सामान्य निवेशक को इतनी ज्यादा सेक्टर में ध्यान देने के लिए या इतना ज्यादा ये सेक्टर फंड नहीं है, तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहता है कि कौन से सेक्टर में ओवरवेट जाना है, कौन से सेक्टर में अंडरवेट जाना है, कौन से सेक्टर में आज वैल्यू आ गया है, कौन से सेक्टर में उनको ग्रोथ दिखता है। और अगर हम ओवरऑल पैकेज देखें तो ये एक फंड ऐसा होता है कि वो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर्स कहते हैं, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसमें ज्यादा वेटेज देना चाहिए। और उस बेसिस पे अगर आपका जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ने वाली है तो ज्यादातर सेक्टर्स जो है वो अच्छे करेंगे। और जो जैसे मैंने बोला डिफेंसिव सेक्टर्स, ये नहीं कह रहा हूं कि वो खराब करेंगे। डिफेंसिव सेक्टर्स जनरली जब स्टॉक मार्केट अगले 3, 5, 7 साल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है तो साइक्लिकल सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर से ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। तो उस बेसिस पे लोगों ने ज्यादा सेक्टर के तरफ ध्यान न रखते हुए एक मल्टी कैप फंड का फायदा ये होता है कि वो मल्टी कैप फंड विल होपफुली चूज द राइट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन, और उस बेसिस पे सामान्य निवेशक को उससे फायदा होगा। ओके, तो सर काफ़ी कुछ आपने एक्सप्लेन किया। अब मुझे ये बताइए कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो जब स्टॉक चुनने जाएगा तो वो क्या क्राइटेरिया अप्लाई करेगा? ग्रोथ पे, वैल्यू पे, मैनेजमेंट पे, या वो एक्सपेंशन पे देखेगा, नई थीम ढूंढेगा? आजकल बहुत सारी नई थीम भी आ रही हैं। तो इस फंड को जो मैनेज करने वाले हैं उनका नाम है वेणुगोपाल मंगत। वेणु 29 साल का उनका तजुर्बा है। उन्होंने अलग अलग मार्केट साइकिल्स देखे हैं और काफी हमारे जो 2 बड़े स्कीम हैं वो भी संभालते हैं। तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस पूरे इंडस्ट्री में। और ज्यादातर क्या होता है कि ये ऐसा फंड रहता है जहां पे जैसे मैंने बोला रिस्क रिवॉर्ड ठीक रखना पड़ता है, तो ग्रोथ ओरिएंटेशन ज्यादा रहता है इस टाइप के प्रोडक्ट में। वैल्यू ओरिएंटेशन हमारे पास एक अलग फंड है वैल्यू फंड, उसमें वैल्यू ओरिएंटेशन होता है, पर इस टाइप के प्रोडक्ट में ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेशन होता है। और आइडियली हम लोग उसमें जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है बेसिस उनके जो फाइनेंशियल्स है, प्रमोटर है, क्वालिटी, तो काफी जैसे इसके ऊपर स्टडी की जाती है। हमारे पास 7 इक्विटी एनालिस्ट है जो करीब 300 से ज्यादा स्टॉक स्टडी करके रिसर्च करके उनका रिकमेंडेशंस देती है। उस हिसाब से न्यू कंपनीज, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं देखेंगे, पर न्यू कंपनीज विल बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोजर इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पिछले 1-1.5 साल में जो नई कंपनियां आई हैं सर, वो तो मतलब उन्होंने तो मतलब वैल्यूएशन सिलेक्शन का पैमाना ही बदलवा दिया था लोगों से कि अब आप इसको ऐसे मत देखिए, दूसरी तरीके से देखिए, पता नहीं क्या टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखिए, और आप ये मत देखिए वो मत देखिए। और आज देखिए क्या स्थिति है। तो हिंदी में कहते हैं ना कि दूध का जला मट्ठा फूंक के पिएगा। दूर रहेंगे आप उनसे, जो अभी ऐसे बहुत सारे अभी आने की कोशिश में भी होंगे लोग। तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो इक्विटी एनालिस्ट टीम है 7 लोगों की प्लस एक इक्विटी हेड ऑफ रिसर्च, इनका काम होता है कि ये समझना कौन से कंपनी किस वैल्यूएशन पे आ रही है, क्या करना है, और उस बेसिस पे रिकमेंडेशन देना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी किस वैल्यूएशन, हम लोग सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग इंटरनल रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एक्सटर्नल जो मैसेजिंग आता है वो जरूर पढ़ते हैं, समझते हैं, बट जो फोकस होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरनल रिसर्च पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और उस बेसिस पे अगर आप पिछले 10-12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो काफी हद तक अच्छा रहा है। तो हमें हमारे इंटरनल प्रोसेसेस पे काफी भरोसा है। जो आप कह रहे थे उसको
क्या अच्छा है और क्या इतना अच्छा नहीं है उसको सेपरेट करने में, और हम लगभग कोशिश तो वही रहती है कि ज्यादातर स्टॉक्स वो सिलेक्ट करें जो आगे जाके कई बार कैलाश जी लोग रिटर्न्स दे सके। भावनाओं में बह जाते हैं और मतलब ये मैं किसी में गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा पिछले 1-1.5 सालों में। बहुत लोगों ने क्या कहें उसको रिएक्ट नहीं कर पाए वो, तो इसलिए मैंने कहा ये सवाल जो दर्शक देख रहे हैं जो इस NFO में पैसा लगाना चाहते हैं उनके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनका फंड मैनेजर बहुत सख्त रूल लगाएगा, बहुत सख्त फिल्टर लगाएगा और ऐसे किसी बिजनेस पे नहीं जाएगा जो अफलातूनी वैल्यूएशन पे आए और आपको ये कन्विंस करें। तो ये सवाल मैंने इसलिए रखा था। अच्छा, इसकी कुछ बेंचमार्क सोचा है दिमाग में मन में कि क्या कैसे परफॉर्मेंस की आप उम्मीद रखते हैं? तो एक निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 इंडेक्स है जो इसका बेंचमार्क रहेगा। ओके, तो ये कुल मिला के मल्टी कैप फंड जहां पे आपके पास ऑप्शन है कि आप एक सधा हुआ रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं और बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं, तो ये मल्टी कैप फंड ले सकते हैं जिसमें 25-25-25 और 25% जो है पैसा फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे, जहां उसको अच्छा लगता है कि ये वाला लार्ज कैप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर, तो वहां पे वो लगा सकता है। और ये 24 तारीख तक खुला हुआ है जिसमें निवेश किया जा सकता है। ये एक ऐसा मौका होता है बाजार में जब बाजार समझ में नहीं आ रहा हो, रेंज में हो या तरह तरह की बातें हो, तो म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में लंबे समय के जो निवेश होते हैं वो बेहतर किए जा सकते हैं और वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। अच्छी पेडिग्री है, HSBC एक बहुत ही रिनाउंड नेम है, तो आपको उस पर ध्यान दे सकते हैं, आप ध्यान दिया जाना चाहिए। कैलाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि HSBC मल्टी कैप फंड में क्यों पैसे उनको लगाने चाहिए। तो आज इस हफ्ते के लिए इतना ही। आप लोग भी पढ़िए, देखिए और अगर आप कन्विंस होते हैं तो इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। धन्यवाद हमें बुलाने के लिए और सभी आपके श्रोताओं लोगों को हैप्पी 2023 एंड अ हेल्दी 2023। थैंक यू सर, सेम टू यू सर।